अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का दावा किया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना मकसद उनका है और इसी के साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हर्मुज में जहाजों पर हमले की ईरानी क्षमता को ध्वस्त करके वो दम लेंगे, नई एयर स्ट्राइक शुरू करेंगे। हमले में कई सैन्य ठिकाने उनके निशाने पर हैं। तो हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट यहां पर किया गया है। सेंटकॉम का भी ये कहना है कि और नई स्ट्राइक्स यहां पर की जाएंगी और ईरान पर अमेरिका का ये बड़ा हमला लगातार निकलकर सामने आ रहा है। जैसे जैसे ईरान अरब नेशंस को टारगेट कर रहा है, वहां पर अमेरिकी एयरबेसेस को टारगेट कर रहा है, ठीक उसी तरीके से लगातार अमेरिका भी ईरान के कई अड्डों को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब समझना यही है कि ईरान कब तक आखिर अमेरिका के आगे टिका रहेगा और क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन करेगा या फिर वो भी इसी तरीके से सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द ही ईरान को मारता हुआ यहां पर दिखेगा। ऐसे में कई सारी तस्वीरें वहां से जो निकलकर सामने आ रही हैं, आपके सामने हम यहां पर रख रहे हैं और बहुत सारे दावे निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर ये अमेरिका का दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर कई सारे हमले किए। फिर सेंटकॉम ने यह कहा कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को हम कमजोर करेंगे। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Yeah, I think a deal is possible. Sure, I do. Yeah, I think a deal is possible. Sure, I do. An hour ago, And what message was delivered? they want to make a deal. But every time they make a deal, they break it. They don't want to die. People don't want to die. Yeah, about an hour ago. And what message was delivered? You better make a deal. You're not going to have anybody left. तो चलिए इसी पर और डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। मेजर गौरव आर्य लगातार हमें समझा भी रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, ईगो और गुस्साई दो ऐसी चीजें हैं जब दिमाग चलना बंद हो चुका होता है। तो ये क्या अभी यही हो रहा है ट्रंप और ईरान के साथ? मतलब 10 साल तक आप क्या तैयारी कर रहे हैं? फिर बाकी देशों का क्या होगा? आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये 10 साल वाली बात तो ये सिर्फ कहने वाली बात है। किसी में कैपेसिटी नहीं है 10 साल लड़ने की। वो दिन चले गए जब दशकों तक युद्ध चला करते थे, अब नहीं है। तो अगर ईरान ये बोल रहा है, ईरान ये दुनिया की कंजम्पशन के लिए बोल रहा है। और ईरान क्यों बोल रहा है? क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि ईरान ने जॉर्डन में मिसाइल मारी, ईरान ने सऊदी पे, कतर में मिसाइल मारी, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे, आपने कितनी बार ये देखा है कि आपको वीडियो दिखे हैं ईरान के अंदर जो तबाही हो रही है, उसके वीडियो आपको नहीं दिखते। आपको ज्यादातर वीडियो दिखेंगे, अरे दुबई में ये हो गया, अबू धाबी में ये हो गया, ओमान में ऐसा हो गया, कतर में ऐसा हो गया। लेकिन ईरान के वीडियो, क्योंकि ईरान ने सारा का सारा इंटरनेट बंद कर दिया है, मीडिया फ्री नहीं है ईरान के अंदर। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको बताता हूं कि अपने लोगों का मोराल आपको ऊपर रखना है, क्योंकि लोग जो हैं उनकी कमर अब टूटने लगी है धीरे धीरे ईरान के अंदर। इकोनॉमिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए जब ईरान ये कहता है कि हम 10 साल तक और लड़ेंगे, लोगों को जोश देने के लिए तरीके से आप अपने घर के लोगों को तोड़ रहे हो और फिर 10 साल लड़ने की बात भी कर रहे हो। 10 साल लड़ने के अलावा आप जो जितने भी अरब देश हैं जहां पे इनके सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, आप उन लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ भी 10 साल तक। ओके मेजर गौरव आर्य, हम ये भी मीटर भी दिखा रहे हैं कि ट्रंप के तेवर कैसे मीटर अप एंड डाउन, हाई एंड लो होते रहते हैं। पहला दिन बड़े अग्रेशन में वो थे कि समझौता रद्द कर दिया, अब हम युद्ध करेंगे, ये करेंगे। फिर मीडिएटर की तरह वो काम करना शुरू कर देते हैं दूसरे दिन। अब तीसरे दिन एकदम लो पे आ चुके हैं, यानी कि आओ बातचीत करो। मतलब इससे पहले भी तो बातचीत हुई थी, उसका फिर क्या? नहीं, ये देखिए, ये ट्रंप जैसी आपने ये मीटर ऐसे दिखाया ना, एक दूसरी चार्ट होनी चाहिए जो आपको दिखाएगा एक्चुअली ट्रंप का मीटर। जैसे आपने ईसीजी मशीन देखी है, ये ईसीजी मशीन जैसे ये अभी लो पे आ गया, फिर अचानक, जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा ईरान से कि आओ मेरे साथ डील की बात करो, और जैसी वो डील की बात करने की बात करेंगे, वो कहेगा कि मैं तुम्हें नक्शे से मिटा दूंगा। फिर जैसी नक्शे में मिटा देगा, फिर बोलेगा कि अरे तुम लोग बातचीत क्यों नहीं कर रहे मुझसे। तो एक दिन में ट्रंप, ऐसा नहीं कि 3-4 दिन के अंदर, खुद ही समझौते तोड़ते हैं, खुद ही डील्स तोड़ते हैं, फिर खुद ही लड़ने के लिए आ जाते हैं, फिर शांति की बात भी खुद ही कर लेते हैं। 19-20 घंटे के अंदर इन्होंने 20% इन्होंने टैक्स भी लगा दिया जहाजों पे, और उसके बाद बोला कि नहीं टैक्स छोड़ो, मैं एक काम कर रहा हूं, सारे देशों के साथ, खाड़ी के देश है, मैं डील कर रहा हूं। तो ट्रंप ने 19-20 घंटों के अंदर, 24 घंटे पूरे नहीं होने दिए, वो 2 बार अपने तेवर बदल चुके हैं। सो दिस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। मतलब एक राष्ट्रपति से ज्यादा कैसा आपको लग रहा है? मतलब मैन चाइल्ड बिहेवियर है, कभी भी ईगो इश्यूज उनको आ जाते हैं, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, ये मतलब इतने बिहेवियरल चेंजेस कभी भी कुछ भी कर सकते हैं फिर वो। तो देखिए, मैंने इसी शो में करीब हफ्ता 10 दिन पहले बोला था, और उसी चीज पे मैं आज भी कायम हूं। मैंने ये बोला था कि साहब देखिए, इस पूरी लड़ाई में जो यूएस की फौज है वो हारी है, लेकिन वो ईरान से नहीं हारी, वो डोनाल्ड ट्रंप से हारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी फौजों को हरा दिया है।
क्योंकि जिस तरीके से अपना मूड है, आपने मूड मीटर का नाम लिया, जिस तरीके से अपना मूड बदलते हैं, जिस तरीके से अपने बयान चेंज कर, देखिए जब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बोलता है वो पॉलिसी बन जाती है। वो पॉलिसी बन जाती है। आज की तारीख में, ये छोड़ दीजिए एक बार युद्ध, आपको पता है आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो आपने अपना मूड बना के टैरिफ लगाए थे, आप उसको वापस करिए। तो 85 बिलियन डॉलर, 85 अरब डॉलर वो वापस कर रहे हैं अभी फिलहाल, और बाकी और उतने ही वापस और करने हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसे काम करते हैं जो उनकी खुद की सुप्रीम कोर्ट, उनकी खुद की कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती उनको। ओके, यानी वहां भी उनसे लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और जो उनकी अप्रूवल रेटिंग थी वो भी बहुत अच्छी नहीं रही। इस पर भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। और देखिए फिलहाल पूर्वी ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद मोसाद से कथित संबंधों और हिरासत में लिए जाने की अटकलों के बीच एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। वो खामनेई की याद में एक श्रद्धांजलि समारोह में उन्होंने शिरकत की। इसमें उनकी मौजूदगी के बाद सोशल मीडिया पर अब कई सारी चर्चाएं भी चल रही हैं। हिरासत और गुमशुदगी की अटकलों को एक नया मोड़ यहां पर मिल चुका है। और हाल के दिनों में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अहमदीनेजाद से मोसाद ने संपर्क किया था। अहमदीनेजाद के कार्यालय ने इन दावों को पूरी तरीके से झूठा बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि वो न तो नजरबंद है और न ही उनके मोसाद से किसी प्रकार के कोई संबंध है। इस पर क्या कहेंगे आप? लगातार इन पर कई तरीके के आरोप लग रहे थे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हालांकि वो मना तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोसाद के एजेंट्स इससे पहले भी ईरान में रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को कुचलने की बात तो कही है, लेकिन 3 दिन के अंदर ट्रंप के तीखे शब्द कमजोर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप फिर से डील की बात अब कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा आज का हमारा होगा कमांड सेंटर में, रूस और यूक्रेन का युद्ध है, जिसमें फ्रांस बहुत ज्यादा ताकत के साथ एंट्री कर रहा है। पेरिस में हुई बास्टिल डे परेड और वहां पर यूक्रेन के सैनिकों का मार्च हो रहा है। और ज़ेलेंस्की और मैक्रो क्या सिग्नल दे रहे हैं? क्या सिग्नल दे रहे हैं गौरव आर्या? क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया है। अमेरिका कह रहा है कि हमें नेटो से अलग होना है, और यहां पे जितने भी यूरोपीय देश हैं, आपने फ्रांस का नाम लिया, अब फ्रांस वाले ये सोच रहे हैं कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, अगर यूक्रेन गिरता है, अगर पुतिन यूक्रेन को कुचल देता है, तो अगला नंबर हमारा है। और सब लोग ये जो बात है कि अगला नंबर हमारा है, इसके चलते सब के सब यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो यूक्रेन को यहां पर सपोर्ट किस तरीके से और आगे मिलता चलेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और मेजर गौरव आर्या से और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमांड सेंटर में हमारा चौथा एजेंडा आज होने वाला है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जहां बगावत और तापमान बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। और आज रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च निकल रहा है। वहीं बलूचिस्तान को 85% आजाद कराने वाली एक खबर ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर में हड़कंप मचा दिया है। तो 4 बड़े एजेंडे यहां पर रहे और बहुत बारीकी से यहां पर मेजर गौरव आर्य ने समझाया भी, विश्लेषण भी किया। लेकिन आपके फोकस में वो 4 एजेंडों में से कौन सा एक एजेंडा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो एजेंडा इंपॉर्टेंट ये है कि बास्टिल डे परेड के दिन वहां पे यूक्रेन का कंटिंजेंट आया, उसने मार्च किया और फ्रांस ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दी, पूरी दुनिया को और खासतौर से रूस को बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर आज की तारीख में यूक्रेन के पीछे खड़ा है। ओके, यानी कि नेटो को भी एक बहुत बड़ा संदेश और बाकियों को भी बहुत बड़ा संदेश कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं।